होर्मुज का कितना असर पड़ रहा है जरा ये देख लीजिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। युद्ध से पहले ब्रेंट क्रूड और युद्ध शुरू होने के बाद अभी तक क्या स्थिति दिखाई दे रही है, जरा देखिए। $70 पर बैरल पर जो ब्रेंट क्रूड दिखाई दे रहा था वो $126 पर बैरल पर पहुंचा हुआ है। 7 अप्रैल को ब्रेंट क्रूड की कीमत 138.21 इसके ऊपर पहुंच गई थी और यह जाहिर है अभी तक का रिकॉर्ड है $138 तक पहुंच जाना। युद्ध से पहले के मुकाबले सामान्य से लगभग 40% तक क्रूड महंगा हो गया है। और यह क्रूड महंगा नहीं हो रहा है, ये आम आदमी के डे टू डे जीवन में बढ़ती दुश्वारी है, क्योंकि क्रूड का बढ़ना सीधा सा इसका तात्पर्य यह होता है कि आपकी जिंदगी में रोजमर्रा के खर्चे जो आप अभी तक कर रहे हैं उनमें तमाम तरह की अब बढ़ोतरी होने वाली है, इजाफा होने वाला है। अब जरा देखिए, होर्मुज पर और टकराव की दूसरी तरफ आशंका बढ़ती जा रही है। लोग ये सोच रहे हैं कि समाधान निकले, यहां से कोई रास्ता निकले, और उधर आग और बढ़ती जा रही है। और इसीलिए हम कह रहे हैं होर्मुज में ब्लास्ट, घर घर में चिंगारी। ईरान ने होर्मुज में पनडुब्बी तैनात की, दुश्मन शिप की निगरानी और हमला इसका मकसद है। टारगेट पर यूनाइटेड स्टेट्स और इजरायली जहाज हैं। और सबसे पहले मैं जरा अभी की प्रेविलेंट सिचुएशन पर क्या चल रहा है होर्मुज में वो आपको बता दूं। आशीष, वहां चलने वाली स्थितियां, क्या वहां ये ब्लॉकेड वर्सेस ब्लॉकेड ये अब एक बार फिर से युद्ध को अंजाम देगा, ये और गंभीर हो जाएगा, या आपको लग रहा है कि ये सब पॉस्चरिंग हो रही है लेकिन अब समाधान निकलेगा? दिनेश जी, 2 चीजें हम लगातार पिछले 2 से ढाई हफ्तों से कह रहे हैं। एक तो फेज 2 वाली तैयारी, और अब एग्जैक्टली उसी के मुहाने पर आके खड़े हैं। दूसरा, किस तरह से जो बारूद इतना ज्यादा जमा है एक साथ में ब्लॉकेड वर्सेस ब्लॉकेड में, और यही फियर, यही डर है कि दोनों में से एक भी साइड ब्लॉकेड वर्सेस ब्लॉकेड में ना ही वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की तरफ है, ना ही वो डी एस्केलेशन वाले मेथड पे है। यानी कि साफ साफ ये आगे सॉल्यूशन वाला कोई भी रास्ता अभी नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि सिचुएशन दिन ब दिन, हौले हौले ही सही लेकिन दिन ब दिन सिचुएशन और ब्लॉकेड वर्सेस ब्लॉकेड वाले सिनारियों में और टेंस होती जा रही है। और इसीलिए हल्की सी कैलकुलेशन एरर, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पर होगा, मिलिट्री लेवल पर होगा, जियोपॉलिटिकल लेवल पर होगा, और बहुत ज्यादा बारूद एक साथ बरसेगा, क्योंकि दोनों तरफ से इतने ज्यादा शिप्स, लगभग 1.5 डजन से ज्यादा अमेरिका की तरफ से, और ईरान असिमेट्रिक वॉरफेयर में कितनी तैयारी करके बैठा है वो शिप के जरिए शिप का नंबर नहीं मैच खा रहा है, वो अलग तैयारी करके बैठे हुए हैं। और ये दोनों की लड़ाई की तैयारी, आईबॉल टू आईबॉल कॉन्टैक्ट, ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, बहुत इमीडिएटली डीएस्केलेट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ये अगर इमीडिएटली डीएस्केलेट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है तो आप ये सोचिए कि कोई पहले से ही वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है जिसको इमीडिएटली किसी बड़े हेल्प की जरूरत है, और उसके संदर्भ में कहा जा रहा है कि अभी निकट भविष्य में तो इसके लिए कोई इलाज दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो कितने दिनों तक वेंटिलेटर पर पड़ा रहेगा? और अगर ऐसा है, एंटोनियो गुटेरेस पहले ये बात कह चुके हैं, दुनिया में भुखमरी की स्थिति बन सकती है। क्या वाकई वैसा हो सकता है, या वो एक बड़े दूर का नाइटमेयर है और बहुत दूर के बारे में अभी बहुत जल्दी सोचा जा रहा है? गौरव, मैं आपके पास आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले युद्ध के बाद होर्मुज से कितने शिप भारत आए, जरा ये भी देखिए। कितनी वहां से निकासी हो पा रही है, कितने शिप निकल पा रहे हैं, और इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या दुनिया का ये एनर्जी क्राइसिस, तेल संकट, ये ऊर्जा संकट गहराएगा या और बढ़ता जाएगा। युद्ध के बाद होर्मुज से कितने शिप भारत आए, ये जगह जिससे आप परिचित हो चुके हैं, जिसके बारे में मैं पहले कह चुका हूं कि ये छोटी सी जगह है लेकिन पूरी दुनिया को किस तरीके से हिलाए हुए है। और इसीलिए कहा जा रहा था कि ये ईरान के पास उसका एटम बॉम्ब से कम नहीं है। इसका जो असर होगा, जिस तरीके से दुनिया को ये जगह दहलाएगी अगर ईरान इस जगह को चोक कर देता है, वो एटम बॉम्ब से कम असर वाला नहीं होगा। और ये दिखाई दे रहा है, 11 भारतीय जहाज सुरक्षित अभी तक पहुंचे हैं। युद्ध के बाद की बात मैं कर रहा हूं, अभी तक 11 जहाज ही, ये बहुत कम नंबर है। वहां से जहां से भारत की ऊर्जा जरूरतें, आप जानते हैं ऊर्जा जरूरतों के संदर्भ में 80% तो भारत आयात करता है, और उसका भी 50% से ज्यादा यहीं से आता है। और अगर ऐसी स्थिति है, सिर्फ 11 जहाज पहुंचे हैं अभी तक, 13 भारतीय जहाज अब भी फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं। इस ब्लॉकेट के चक्कर में वो वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। ये स्थिति आने वाले दिनों में, अभी आप जानते हैं कि समाधान की तरफ नहीं जा रही है। 40 से 50 भारत आने वाले विदेशी जहाज भी होर्मुज में फंसे हुए हैं। तो पहले मैंने आपको यह बता दिया कि क्रूड कहां पहुंचा हुआ है, 138 बल्कि 139 कह लीजिए, टच होकर अभी वापस लौटा है, लेकिन अब भी ऊंचा बना हुआ है। और यहां पर देखिए कि वहां से तो जहाज ही नहीं निकल पा रहे हैं। गौरव, ऐसे में अभी अगले 15 दिनों, एक तो मैं ये जानना चाहता हूं कि संकट के समय में, क्राइसिस के समय में इसका एंटीसिपेशन होता क्या है? ये विंडो कितने कितने दिनों के हिसाब से देखी जाती है इकोनॉमिस्ट की तरफ से? हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 15 दिन, फोर्टनाइट, 1 महीना, कितना ये इसको लेकर चला जाता है कि इस समय तक ये स्थिति होगी?
देखिए अभी जो स्थिति है जो आप कह रहे हैं इकोनॉमिस्ट, तो अब क्योंकि ये वॉर डोनाल्ड ट्रंप इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं कि ये तो रोजाना के स्तर पर आप कह सकते हैं कि इसका एनालिसिस शुरू हो गया है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। लेकिन फोर्टनाइटली आप इसको देखिए, जो क्रूड बास्केट होती है हमारी, हम फोर्टनाइटली उसको देखते हैं और उसके हिसाब से जो अभी एवरेज आ रहा है दिनेश, वो $113 का आ रहा है जब से ये वॉर शुरू हुई है, और ये बहुत ज्यादा है। और इसीलिए जो प्रधानमंत्री की अपील आई है वो इसी को देखते हुए आई है। राजनाथ सिंह सही कह रहे हैं कि 60 दिन का हमारे पास भंडार है, लेकिन हमें नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप कब तक वहां ये नाकेबंदी हटाएंगे, ईरान कब तक किसी प्रस्ताव पर सहमत होगा, और कब हॉर्मुज से बिल्कुल स्मूथ होगा से शिप्स का आना जाना। और अभी जो OMCs हैं हमारे देश की, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है दिनेश, उनको 1000 करोड़ डेली का नुकसान हो रहा है। ये भी मैं आपसे समझूंगा, ये घाटा कैसे तय होता है, फिर अगर कोई घाटा खा रहा है तो उसकी भरपाई कैसे होगी। ऐसा तो होगा नहीं कि अनंत काल समय तक के लिए वो घाटे पर चलता जाए। क्या ये एक तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से वो पुराना मॉडल सब्सिडी वाला वो लागू होगा क्या इन वे कुछ समय के लिए, ये भी आपसे समझूंगा। लेकिन आपने महत्वपूर्ण बात कही है। अब जैसे यहां पर राजनाथ सिंह की तरफ से बताना कि LPG का स्टॉक इतना है, रोलिंग स्टॉक है, बाकी उन्होंने रिजर्व बता दिया 60-60 दिन के हमारे पास हैं। क्या ये, गौरव बहुत जल्दी से ये बात आप बताइए, क्या ये पर्याप्त लग रहा है मौजूदा स्थिति को देखते हुए? नहीं, लेकिन हम उसके आगे अपने हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकते ना। हमें नहीं पता कि ये वॉर कब खत्म होगी, ये प्रोलॉन्ग करेगी। ये अभी हम कह रहे थे कि यूक्रेन और रशिया की वॉर 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगी जब शुरू हुई थी, और आज देखिए 4 साल बाद भी खत्म नहीं हुई है। तो किसी को नहीं मालूम ये वॉर कहां तक जाएगी, और हमें अपने आगे के तो आप देख रहे हैं क्या वो पड़ेंगे ना। वो जो वैकल्पिक तरीके हम ढूंढ रहे हैं क्या वो हमारे लिए पर्याप्त होंगे? ये सवाल मैं आपसे जानूंगा।